हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। तो पुनः एक बार स्वागत है आपका करियर मास्टर 43 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में हम संविधान के अंतर्गत जो संविधान का भाग 5 है उस पर चर्चा करेंगे और संविधान के भाग 5 को कितने अध्यायों में बांटा गया है उस अध्याय का क्रमवार अध्ययन करते हुए भाग 5 को पूरी तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया गया है, क्योंकि महत्वपूर्ण सेक्शन है हमारे संविधान का। जो 22 भाग है उसमें 5वां भाग बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है और इसी भाग 5 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। जो भारत का प्रथम नागरिक होता है उसका उल्लेख किया गया है। तो जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि इसमें शो किया है कि राष्ट्रपति को पढ़ा जाएगा। तो हम राष्ट्रपति को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बहुत जान लेंगे कि भाग 5 में जो 4 अध्याय हैं उसमें क्या क्या शामिल किया गया है, और पहले राष्ट्रपति को पढ़ लेंगे, फिर क्रमवार से बाकी जो उसमें कंटेंट शामिल किया गया है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत की जाए और देखा जाए कि भाग 5 में कहां से कहां तक अनुच्छेद है और कितने अध्याय हैं और राष्ट्रपति को किस अध्याय में शामिल किया गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत की जाए। तो संविधान का भाग 5 हम बात करते हैं, संविधान के भाग 5 पर बात करते हैं। तो चलिए क्या कहा है संविधान का भाग 5। तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक अनुच्छेद को शामिल किया गया है। अर्थात भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 151 अनुच्छेद के बीच का सेक्शन इसमें शामिल किया गया। अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक। भाग 5 को 4 अध्यायों में बांटा गया है, ठीक है ना। भाग 5 को 4 अध्याय में बांटा गया है। क्योंकि थोड़ा सा समझने की चीजें हैं ये, तो राष्ट्रपति को हम पढ़ने से पहले थोड़ा सा इनको समझ लें तो पूरा भाग 5 क्लियर हो जाएगा। तो भाग 5 को 4 अध्याय में बांटा गया है। जो अध्याय 1 है, अध्याय 1 भाग 5 के अध्याय 1 में संघीय कार्यपालिका को शामिल किया गया है और संघीय कार्यपालिका को अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 79 तक संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। जो अध्याय 2 है जिसमें संसद का उल्लेख है, संसद के दोनों सदनों का उल्लेख है, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति, इनका उल्लेख है। तो संसद को शामिल किया गया है अनुच्छेद इसमें 78 होगा, 78 52 से 78, और संसद को 79 से 122 तक शामिल किया गया है। अर्थात संसद का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 79 से 122 के मध्य किया गया है अध्याय 2 में। अध्याय 3 जो आपका है वो संघीय न्यायपालिका से संबंधित है। अध्याय 3 संघीय न्यायपालिका से संबंधित है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का गठन है, न्यायाधीशों की संख्या है, कार्यकाल है, शपथ है, शक्तियां हैं, सबका वर्णन किया गया है। तो अध्याय 3 में कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद संख्या 123 से लेकर के 147 तक इसमें शामिल किया गया है, ठीक है ना। और जो भाग 5 का चौथा अध्याय है जिसमें सीएजी को शामिल किया गया है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है, कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं, तो इनका जो वर्णन है वो अनुच्छेद संख्या 148 से 151 के मध्य इसका वर्णन किया गया है। तो ये भाग 5 को 4 अध्यायों में बांटा गया है और चारों अध्यायों में क्या क्या शामिल है, किन किन अनुच्छेद को शामिल किया गया है, ठीक है ना। अब हम क्रमवार से अध्ययन करेंगे। आज के लेक्चर में हम केवल संघीय कार्यपालिका के रूप में अध्ययन करेंगे और संघीय कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं इस पर चर्चा करेंगे।
तो चलिए, ये एक अध्याय 5 का वर्णन हो गया या अध्याय 5 का विभाजन हो गया। अब आगे हम बात करते हैं, तो जो अध्याय 1 है जिसमें संघीय कार्यपालिका शामिल किया गया है, तो हमें आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि संघीय कार्यपालिका के रूप में कौन है और क्या क्या चीजें लिखी गई हैं। तो संघीय कार्यपालिका जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक शामिल है, संघीय कार्यपालिका अध्याय 1 में जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक शामिल किया गया है, इसमें मुख्य रूप से 3 लोगों को हमें पढ़ना है। ये तीनों संघीय कार्यपालिका के ही हिस्से हैं। कौन कौन? जिसमें राष्ट्रपति को हमें पढ़ना है, जिसमें प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद क्या है इसको पढ़ना है, और महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल है उसको हमें पढ़ना है। और ये तीनों को मिला करके संघीय कार्यपालिका के रूप में संज्ञा दी जाती है, जिसको अध्याय 1 में शामिल किया गया है। तो आज हम केवल और केवल राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, अध्याय 1 का संघीय कार्यपालिका का राष्ट्रपति वाला सेक्शन, ठीक है ना। तो चलिए अब हम राष्ट्रपति के बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे कि आखिर क्या है, चुनाव कैसे है, निर्वाचक मंडल कैसे होते हैं, कार्यकाल क्या होता है, चुनाव की प्रक्रिया क्या है, मतगणना कैसे होती है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति को पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम समझते हैं कि राष्ट्रपति का जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अच्छा, एक चीज और समझिए, राष्ट्रपति को हम पढ़ेंगे जरूर, ठीक है ना, लेकिन राष्ट्रपति को हम 2 खंड में बांट करके इसका अध्ययन करेंगे, 2 लेक्चर में हम इसका अध्ययन करेंगे। एक जो, क्योंकि राष्ट्रपति बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत डिटेल में हमको इसको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जहां एकदम छोटे एग्जाम से लेकर के बड़े से बड़े एग्जाम तक सब में राष्ट्रपति से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन का मोड क्या होगा, क्वेश्चन के प्रकार क्या होंगे, क्वेश्चन का स्तर क्या होगा, ये हर प्रकार से हम चर्चा करेंगे। इसीलिए वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, एक ही लेक्चर में यदि इसको शामिल किया जाएगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए पूरे राष्ट्रपति सेक्शन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और पढ़ेंगे। एक सेक्शन में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अध्ययन होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में बात होगी, और जो दूसरा सेक्शन होगा वो शक्तियों पर बात की जाएगी। जो दूसरा सेक्शन होगा वो राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं इस पर बात किया जाएगा, ठीक है ना। तो 2 सेक्शन में हम बांट करके राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। तो अब आज हम राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में क्या क्या बातें हैं इस पर बात करते हैं। तो चलिए, तो भारत का राष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित जो मुख्य अनुच्छेद हैं वो मुख्य अनुच्छेद क्या हैं? अनुच्छेद संख्या 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 और 71। ये इतना निर्वाचन से संबंधित चीजें हैं। कार्यकाल, निर्वाचन, निर्वाचन रीत, गणना, मतगणना, शपथ इत्यादि से संबंधित ये प्रमुख अनुच्छेद हैं जो आपके सामने लिखा गया है। बाकी शक्तियों से बात करेंगे तो अलग से अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रमुख अनुच्छेद है मैंने यहां लिख रखा है 52, 53, 4 और लेकर के 61। एक इसमें 71 भी है जो पुनर्निर्वाचन से संबंधित या निर्वाचन से संबंधित जो विवाद है उस पर अनुच्छेद 71 में शामिल किया गया है। तो अब इसी अनुच्छेदों का क्रमवार हम यहाँ विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरुआत की जाए अनुच्छेद संख्या 52 से। तो अनुच्छेद संख्या 52 क्या कह रहा है? अनुच्छेद संख्या 52 क्या कह रहा है? तो अनुच्छेद संख्या 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या कहा है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह अनुच्छेद संख्या 52 में इतना ही कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है ना, और ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। तो अनुच्छेद संख्या 52 हो गया।
अब आ जाइए 53 पर बात कर ले। अनुच्छेद संख्या 53 क्या कह रहा है? तो अनुच्छेद संख्या 53 कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, कि समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति में निहित होंगी। ये हमारा अनुच्छेद 53 बता रहा है। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में जिसमें समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होंगी। ठीक है ना। अब वो अलग बात है कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद होगा। जब वो हम प्रधानमंत्री वाले सेक्शन पर बात करेंगे तो उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल 53 क्या कह रहा है? समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। चलिए आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 54 पर बात कर ले। तो अनुच्छेद 54 में क्या कहा है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बात किया गया है। अर्थात जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा उसमें कौन कौन लोग प्रतिभाग करेंगे, इसके बारे में अनुच्छेद संख्या 54 में बताया गया है। ध्यान रखिएगा, एक एक अनुच्छेद को समझिएगा और अनुच्छेद में क्या चीजें शामिल की गई हैं इसको ध्यान से समझना है। तो अनुच्छेद 54 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कैसा होगा, दैट मीन्स उसमें कौन कौन लोग निर्वाचन में प्रतिभाग करेंगे। तो अनुच्छेद 54 में क्या लिखा है कि इस निर्वाचक मंडल में कौन लोग शामिल होंगे? तो पहले जो शामिल होंगे वो लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखना, सदस्य नहीं है, निर्वाचित सदस्य की बात की गई है। दैट मीन्स इसमें मनोनीत शामिल नहीं होंगे। दूसरे कौन होंगे? राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यहां भी निर्वाचित है, मनोनीत नहीं है। तो ये दो लोग दोनों सदनों के, दैट मीन्स संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य के जो विधानसभाएं हैं, विधान परिषद नहीं, राज्य की जो विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, इनको मिला करके राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बनेगा। ठीक है ना। अच्छा, अब यहां थोड़ा सा समझना, जो राज्य विधानसभाएं हैं इसमें राज्य और संघ शासित प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र दोनों के जो विधानसभाएं हैं वहां के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि केवल राज्यों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जो राज्य विधानसभाएं हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके भी विधानसभा यदि वहां है तो उसके सदस्य भाग लेते हैं। अब जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो उसमें केवल 2 ही केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और पांडिचेरी, जिसमें विधानसभाएं हैं। तो दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं, मतलब निर्वाचित सदस्य। अच्छा, शामिल कब किया गया? तो जो दिल्ली और, ये भी समझ लीजिए, जो दिल्ली और पुडुचेरी जो है, इनके जो निर्वाचित सदस्यों को शामिल करने की बात की गई है, वो 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इनको इसमें शामिल किया गया है। नहीं तो पहले केवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते थे। जब 17वां संविधान संशोधन 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1992 में, तो उसमें दिल्ली और पांडिचेरी, एनसीआर दिल्ली और पांडिचेरी राज्य की जो विधानसभाएं हैं, उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं, उनको भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। तो ये अनुच्छेद 54 बता रहा है। चीजें समझ में आई? बातें क्लियर हो रही हैं? चलिए
स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए अगले अनुच्छेद पर बात करते हैं, अनुच्छेद 55 पर बात करते हैं। अनुच्छेद 55 क्या कह रहा है? तो राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होगा तो उस निर्वाचन की रीत क्या होगी, निर्वाचन किस विधि से होगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से होगा, इसको थोड़ा सा समझते हैं। बड़ी ही टेक्निकल मेथड राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अपनाई गई है, तो उस टेक्निकल मेथड को ध्यान से समझ लीजिएगा। तो पहला तो निर्वाचन जो होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है। पहला तो यह है। अच्छा, दो प्रकार के निर्वाचन प्रणाली होती है, एक प्रत्यक्ष होती है और दूसरा अप्रत्यक्ष होती है। तो प्रत्यक्ष में जो 18 वर्ष आयु के प्राप्त जो वयस्क मतदाता हैं वो भाग लेते हैं, और जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होती है उसमें उन वयस्क मतदाताओं द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। दैट मीन्स डायरेक्ट वोटर भाग नहीं लेते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को हम अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड के नाम से जानते हैं। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर होता है। और क्या इसमें सिद्धांत अपनाया जाता है? दूसरा जो सिद्धांत इसमें महत्वपूर्ण है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ध्यान रखिएगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यह मेथड अपनाई जाती है। और तीसरा एक सिद्धांत है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इस तीन टेक्निकल मेथड को अपनाया गया है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो अप्रत्यक्ष वाला तो आप समझ गए। अब ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, तो जरा इसको समझिएगा। जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसमें जो भी निर्वाचक मंडल में शामिल लोग हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो इसमें जो भी लोग शामिल हैं इनके जो मत हैं इनके मूल्य निकाले जाते हैं। तो मतों के मूल्य निर्धारण की जो प्रक्रिया है उसी को हम कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में यदि मूल्य निकाले जाते हैं, मत की वैल्यू निकाली जाती है, तो उसके लिए क्या तरीका अपनाया जाता है, मतों के मूल्य निकालने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है, उसको भी थोड़ा सा समझते हैं। तो पहले आनुपातिक प्रतिनिधित्व को समझ लेते हैं, तब एकल को समझते हैं। तो देखिए, अब दो टाइप के लोग इसमें शामिल होते हैं। एक तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो इनके मत मूल्य कैसे निकाले जाते हैं उसके लिए एक फार्मूला को अपनाया गया है। वो अब फार्मूला क्या है तो समझिएगा ध्यान से। तो राज्य विधानसभा सदस्य के मत मूल्य कैसे निकाले जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। मत मूल्य कैसे निकाले जाते हैं, तो जिस राज्य के विधानसभा सदस्य का मत मूल्य निकालना होगा उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की जो निर्वाचित संख्या है उसके बारे में। राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, राज्य की कुल जनसंख्या ले लिया गया, बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1/1000। इस मेथड से राज्य विधानसभा के
सदस्यों की संख्या कैलकुलेट की जाती है। जिस भी राज्य विधानसभा के सदस्यों के देंगे तो वो एक वोट ना, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी वो इस विधि से निकाला जाता है। उस राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है बटा उसको भाग कर देंगे किससे, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, और फिर उसको गुणे 1/1000, इसका मतलब फिर जो आएगा भागफल उसमें फिर 1000 से भाग कर देंगे। तो इस विधि से राज्य विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य निकालते हैं। अब एक चीज यहां थोड़ा सा और समझ लीजिएगा, ये राज्य की कुल जनसंख्या कब की ली जाएगी, जैसे जनगणना 2011 की ले ली जाए, जनगणना 2001 की ले ली जाए, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। तो इसमें ये कहा गया है राज्य की जो कुल जनसंख्या कब की ली जाएगी, इसमें यह कहा गया है कि जो राज्य की कुल जनसंख्या होगी ये कब की होगी, ये 1971 की जनगणना वाली जनसंख्या ली जाएगी। ध्यान रखिएगा 1971 की जनगणना वाली जनसंख्या ली जाएगी, ठीक है ना, वर्तमान की नहीं ली जाएगी, 2011 की, 2001 की, 1991 81 की नहीं, जो 1971 में जो जनसंख्या थी उस राज्य की वही जनसंख्या ली जाएगी। और इसमें एक चीज और टेक्निकल चीज समझिएगा, जब 84वां संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन 2006 में, तो उसमें यह निर्धारित कर दिया गया कि 2026 तक, ध्यान दीजिएगा 2026 तक जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो जनसंख्या ली जाएगी वो 1971 वाली ही जनसंख्या ली जाएगी, अर्थात 2026 तक जनसंख्या में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये जनसंख्या कब की ली जाएगी ये हो गया। अब इस फार्मूले से निकल आया निर्वाचित सदस्यों, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की मत मूल्य। अब बाकी बचता है संसद सदस्य मतलब लोकसभा और राज्यसभा, तो उसको जरा समझिएगा उसको कैसे निकाला जाता है। देखिएगा अब राज्यसभा के सदस्यों की संख्या या कह सकते हैं संसद सदस्यों के मत मूल्य, तो उसको समझिए। संसद सदस्यों के मत मूल्य बराबर कैसे निकाला जाता है, तो जितने भी भारत के राज्य हैं उनके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का जो टोटल मत मूल्य है, ठीक है ना, टोटल मत मूल्य है, दैट मीन्स इसको ऐसे लिखेंगे सभी राज्य विधानसभा सदस्यों के मत मूल्य का योग, मत मूल्य का योग कर लीजिए पूरे भारत के और उसको भाग कर दीजिए संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से, और इस प्रकार जो आएगा वो संसद के एक सदस्य का मत मूल्य आ जाएगा, संसद के एक सदस्य का मत मूल्य आ जाएगा। ये चीज समझ में आया, जैसे एक राज्य के विधानसभा निर्वाचित सदस्यों का जो मत मूल्य आ गया, ऐसे सभी भारत के सभी राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों का मत मूल्य लेकर के उसका योग कर दीजिए और उसको भाग कर दीजिए संसद के निर्वाचित सदस्य, मतलब लोकसभा के जो जितने निर्वाचित सदस्य हैं और राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उसको उससे भाग कर दीजिए और जो आएगा भागफल वो क्या हो जाएगा, संसद सदस्यों के एक वोट की वैल्यू हो जाएगी, अर्थात मत का मूल्य हो जाएगा। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिस्टम। ये क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिस्टम, ठीक है ना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिस्टम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये राज्यसभा का हो गया, संसद के सदस्य का, और ये राज्य विधानसभाओं का हो गया। ठीक है ना। अब इस तरीके से वोट हो गया, निर्वाचन की पद्धति। अब एक अभी इसमें और टेक्निकल चीजें हैं जिसको हमने बताया था, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। वो क्या होती है जरा उसको भी समझ लीजिए। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है जरा उसको भी समझ लिया जाए। देखिए तीसरा सिस्टम है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये क्या होता है? तो आप ये आपको पता होगा कि सामान्यतः जब वोट डाला जाता है तो हम किसी कोई भी निर्वाचन पद्धति है तो उसमें यदि हम किसी एक प्रत्याशी, बहुत सारे प्रत्याशी हो सकते हैं, तो किसी एक प्रत्याशी को अपना वोट दे सकते हैं कि सभी को दे सकते हैं? ऐसा तो है नहीं, किसी एक को अपना वोट दे सकते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति को अपनाया गया है। मतलब जो निर्वाचक मंडल में शामिल सदस्य हैं वो वरीयता क्रम में मत दे सकते हैं। मतलब यदि मान लिया जाए मत संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव में एक से अधिक प्रत्याशी हैं तो सभी प्रत्याशियों को वरीयता क्रम में वोट दिया जाता है। इसी को हम कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अच्छा उदाहरण के द्वारा समझिए, जैसे मान लिया जाए राष्ट्रपति के चुनाव में एक से अधिक प्रत्याशी हैं, जैसे मान लिया जाए 3 लोग हैं, एबीसी 3 लोग हैं। अब तीनों को वोट दिया जा सकता है वरीयता क्रम में। यदि आप ए को फर्स्ट वरीयता का वोट देते हैं, सी को सेकंड वरीयता का वोट देते हैं और बी को थर्ड वरीयता का वोट देते हैं, तो इस सिस्टम के तहत राष्ट्रपति के चुनाव में वोट सभी को आप दे सकते हैं, मतलब दिया जाता है। जब ऐसी पद्धति अपनाई जाती है तो उसी को कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। किसी को भी अपने पहले वरीयता क्रम का वोट दे सकते हैं, किसी को, अच्छा 3 ही नहीं, यदि 5 प्रत्याशी हैं तो 5 वरीयता क्रम का वोट होगा, 10 प्रत्याशी हैं तो 10 वरीयता क्रम का वोट होगा। तो जब ये सिस्टम अपनाया जाता है तो इसी को कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है बड़ा टेक्निकल मेथड होता है, अप्रत्यक्ष होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है और एकल संक्रमणीय मत होता है, जिसमें वरीयता क्रम में वोट दिया जाता है, वोट दिया जाता है। निर्वाचन रीत समझ में आ गया? चलिए अब मान लिया जाए वोट पड़ गया, वोट पड़ गया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा और चीज समझ लीजिए, यदि वोट पड़ जाता है तो विजयी कौन होगा, इसके लिए आम निर्वाचन में क्या है कि जो सबसे ज्यादा वोट पा गया वो विजयी घोषित हो गया। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में वही विजयी होता है जिसको कुल वैध मतों का, जितने वैध मत पड़े हैं उसका 50% से अधिक वोट मिलता है। 50% प्लस 1 वोट यदि जिसको मिलेगा वही विजयी माना जाएगा। और यदि 50% प्लस 1 वोट नहीं मिल रहा है तो वो रिकाउंटिंग, मतलब दूसरे चरण की काउंटिंग, फिर तीसरे चरण की काउंटिंग होगी। और तब जब तक ये कोटा पूरा नहीं होता है किसी को विजयी नहीं माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, जो है वोटों की गिनती कैसे होती है या कोई कैसे विजयी होता है, निर्वाचित कैसे होता है। तो निर्वाचन के लिए ध्यान रखिएगा, कुल वैध मत का 50% प्लस 1 वोट जब तक किसी को नहीं मिलेगा तब तक वो विजयी घोषित नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चुनाव जीतने के लिए ये शर्त है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये आपका 55 था। 56 क्या कह रहा है? 56 क्या कह रहा है? तो 56 पदावधि के बारे में बात कर रहा है कि निर्वाचित राष्ट्रपति
कितने समय तक अपने पद पर रहेगा। तो अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल होगा, 5 वर्ष पद पर बना रहेगा, पद पर बना रहेगा। ठीक है ना, निर्वाचन तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। अर्थात कार्यकाल कितना होता है राष्ट्रपति का? 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। अब 5 वर्ष पूर्व भी वो त्यागपत्र दे सकता है, मतलब ये भी आप समझ लीजिए, 5 वर्ष पूर्व त्यागपत्र उसका हो सकता है, त्यागपत्र दे सकता है। किसे? उपराष्ट्रपति को। त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को भी त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है ना। अब जैसे वो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, तत्काल उपराष्ट्रपति के द्वारा इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। तो त्यागपत्र देखो, कार्यकाल 5 वर्ष, 5 वर्ष पहले त्यागपत्र किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। अब क्या 5 वर्ष के बाद भी वो अपने पद पर बना रह सकता है? तो हां, 5 वर्ष बाद भी पद पर बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए। मतलब यदि कार्यकाल पूरा हो गया है और राष्ट्रपति का चुनाव होने में भी देरी है, तो तब तक के लिए वही राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद भी अपने पद पर बना रहेगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, 5 वर्ष के बाद जब वो राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है, तो सामान्यतः दूसरे पद पर कार्यकाल के जो कोई दूसरा जो पद है, कार्यकाल के बाद यदि वही व्यक्ति उस पर रहता है तो वो कार्यवाहक माना जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के संदर्भ में ऐसा नहीं है। यदि राष्ट्रपति 5 साल के बाद भी कार्य करता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और क्या राष्ट्रपति को कोई ऐसा तरीका है जिससे हटाया भी जा सकता है? 5 साल के पहले भी हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को क्या 5 वर्ष के पहले भी हटाया जा सकता है पद से? तो इसका उत्तर है हां। कैसे? तो उसमें एक अनुच्छेद आगे आपको हम बताएंगे भी, अनुच्छेद 61 है। इसमें एक प्रक्रिया है जिसको हम महाभियोग कहते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को 5 वर्ष पूर्व भी हटाया जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अर्थात यदि संविधान का अतिक्रमण राष्ट्रपति के द्वारा किया जा रहा है तो 5 वर्ष पूर्व इस महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये 56 में पदावधि या कार्यकाल के बारे में बातें बताई गई हैं। समझ में आया? इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए अनुच्छेद 57 पर बात कर ले। 57 में पुनर्निर्वाचन के बारे में बात किया गया है कि क्या एक बार कोई भी व्यक्ति यदि पद पर रह चुका है राष्ट्रपति के रूप में, तो क्या वो पुनः राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है? तो अनुच्छेद 57 कह रहा है कि हां, अनुच्छेद 57 क्या कह रहा है? हां, निर्वाचित हो सकता है, पुनर्निर्वाचित हो सकता है, निर्वाचित हो सकता है। ठीक है ना। मतलब पुनर्निर्वाचन उसका हो सकता है। ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ हुआ है। वो 1952 में भी राष्ट्रपति थे और 1957 में भी राष्ट्रपति चुने गए। तो पुनर्निर्वाचन हो सकता है। अच्छा, कितनी बार हो सकता है? कितनी बार हो सकता है? तो इसके संदर्भ में संविधान में कुछ नहीं लिखा है। राष्ट्रपति पर पुनर्निर्वाचन हो सकता है, लेकिन कितनी बार इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। वही अमेरिका का जो संविधान है, वहां 2 बार कोई एक पद पर 2 बार कोई राष्ट्रपति रह सकता है, उसके बाद में
वो तीसरे बार वही व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर चुनाव नहीं लड़ सकता या निर्वाचित लड़ ही नहीं सकता, वहां का संविधान है। मतलब वहां मैक्सिमम 2 बार कोई एक व्यक्ति 2 कार्यकाल का राष्ट्रपति हो सकता है। ठीक है ना। तो ये पुनर्निर्वाचन के बारे में 57 में बात किया गया है। आइए 58 में योग्यताओं के बारे में बात कर लिया जाए। अनुच्छेद 58 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति से संबंधित योग्यताओं के बारे में बात किया गया है। ठीक है ना। तो योग्यताएं क्या कह रही हैं? तो राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? पहला तो भारत का नागरिक, भारत का नागरिक। दूसरा क्या, जो सबसे फेमस है, कम से कम 35 वर्ष की आयु, कम से कम 35 वर्ष की आयु, यही सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है। तीसरा, संसद सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता। ये 3 राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं विहित की गई हैं। अर्थात वो भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष आयु हो और संसद सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है ना। अब जैसे वो राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है, यदि वह लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के सदस्य के रूप में या किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में पद पर है, तो उसी समय वहां का पद रिक्त मान लिया जाता है। ठीक है ना। तो ये राष्ट्रपति के संबंध में योग्यताएं दी गई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा यही आपसे पूछा जाता है। ये दोनों हो सकता है जहां कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आपको पूरा जानना है। चलिए, 58 हो गया। अनुच्छेद 59 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 59 में वेतन और भत्ता के बारे में बात किया गया है कि राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है। तो राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए, कितना? 5 लाख रुपए प्रति माह, 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। और इनका जो वेतन है वो कहां से? जो भारत की संचित निधि है, संचित निधि से इनको वेतन दिया जाता है। साथ साथ में जो आवास वगैरह है उसके लिए कोई रेंट नहीं पेड करना होता है। और साथ में जो टेक्निकल चीज ये समझिए, जो इनका वेतन होता है वो टैक्स फ्री होता है, टैक्स फ्री होता है। अर्थात राष्ट्रपति के वेतन पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, आयकर नहीं देना होता है, इनका वेतन आयकर से मुक्त होता है। तो आर्टिकल 59 में वेतन भत्ता के बारे में बात किया गया है। आइए आर्टिकल 60 पर बात करते हैं, महत्वपूर्ण है। तो आर्टिकल 60 में शपथ के बारे में बात किया गया है। शपथ के बारे में क्या कहा है कि राष्ट्रपति पद धारण करने से पूर्व, पद धारण करने से पूर्व किसके समक्ष शपथ लेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। और यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसके समक्ष शपथ लेगा। किसकी शपथ लेता है? शपथ किसकी लेता है? ध्यान रखिएगा। तो 3 बातें शपथ में शामिल है। संरक्षण, 3 बातों की शपथ लेता है। वो किसकी? संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है, संविधान के परिरक्षण की शपथ लेता है और संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाता है। किसके समक्ष? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसके समक्ष शपथ लेगा। किसकी? संविधान के संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना,
जो शपथ का प्रतिरूप है वो अनुच्छेद 60 में दिया गया है। एक चीज थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना, क्योंकि भारत में राज्यपाल राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अलग दिया गया है। बाकी जितने भी संवैधानिक पद हैं उनके शपथ का प्रारूप अनुसूची संख्या 3 में दिया गया है। तो यह अक्सर क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप कहां है, तो वो अनुसूची 3 नहीं होगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ध्यान से समझिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल, इनके शपथ का जो प्रारूप है वो अलग अलग अनुच्छेदों में है। बाकी इन 3 पदों को छोड़ करके जितने भी संवैधानिक पद हैं सबके शपथ के प्रारूप के बारे में अनुसूची संख्या 3 में लिखी गई है। अनुसूची संख्या 3 में है। तो ये अक्सर पूछ लेता है कि शपथ का, राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप कहां शामिल है, तो अनुच्छेद 60 या अनुसूची संख्या 3। तो राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप कहां है, अनुसूची संख्या 3 में ना होकर के अनुच्छेद संख्या 60 में है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब आ जाइए, अगला क्या है, अनुच्छेद 61, इसको समझते हैं। इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाएगा वो कैसे लगाया जाएगा। तो आधार क्या है, जरा इसको समझिएगा। महाभियोग लगाने का आधार, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, समझिएगा। आधार क्या है, आधार है संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण। इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कई पद ऐसे हैं जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाया जाता है। अभी महाभियोग की प्रक्रिया इलाहाबाद या प्रयागराज मुख्य जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश जो हैं जस्टिस वर्मा, उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। तो न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया है, सीएजी पर महाभियोग की प्रक्रिया है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर महाभियोग की प्रक्रिया है। तो सबके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाने का आधार अलग अलग है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया का जो आधार है वो संविधान का अतिक्रमण है, ध्यान रखिएगा, वायलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। जो अब महाभियोग की प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा, जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अभी क्या है उसको बाद में समझते हैं। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये भी समझिएगा, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यही यदि अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बात किया जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें न्यायालय भी शामिल होता है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, या यूं कह ले ये संसदीय प्रक्रिया है, ये संसदीय प्रक्रिया है, संसदीय प्रक्रिया है, अर्थात इसमें संसद शामिल होता है। ठीक है ना। अब महाभियोग का प्रस्ताव लाया कहां जाता है, तो जो महाभियोग का प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये एक एक लाइन ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाया जा सकता है। ये हो गया। अब प्रस्ताव लाया कैसे जाएगा, तो प्रस्ताव लाए जाने के लिए जरूरी है कि जिस भी सदन में प्रस्ताव लाया जाना हो उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए उस प्रस्ताव पर। कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए प्रस्ताव पर। जिस भी सदन में लाया जाना है उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए प्रस्ताव पर। आया समझ में। अब देखिए, अब यदि 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो गया, फिर प्रस्ताव जिस दिन लाया जाना है
प्रस्ताव की जो तिथि है, प्रस्ताव की तिथि समझिएगा ध्यान से, तिथि के 14 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व इस बात की सूचना किसको देनी होगी? राष्ट्रपति को देनी होगी कि आपके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है। अब 14 दिन के पूर्व सूचना देनी है, इसका मतलब 14 दिन के बाद ही उस पर उस सदन में बहस होगी जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाना है। अब और चीजें समझिए, मान लिया जाए पहले सदन में प्रस्ताव पर बहस हो रही है और पहले सदन के 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया है, प्रस्ताव पारित हो गया, तो क्या होगा? तो पहले सदन में या जिस सदन में लाया गया है प्रस्ताव, उसके कम से कम 2/3 सदस्यों के द्वारा उस प्रस्ताव को पारित किया जाना चाहिए। अब पहले सदन में यह पारित हो गया तो यह प्रस्ताव कहां चला जाएगा? जांच के लिए, जांच के लिए कहां जाएगा? दूसरे सदन को जाएगा, जांच के लिए दूसरे सदन को जाएगा। अब दूसरे सदन में जब यह प्रस्ताव जांच के लिए जाएगा तो उस सदन में राष्ट्रपति को अपने सफाई में स्वयं या उसका कोई प्रतिनिधि, राष्ट्रपति को अपने सफाई में स्वयं वहां उपस्थित हो जाए या राष्ट्रपति का कोई प्रतिनिधि सफाई के संदर्भ में दूसरे सदन में बोलता है या बोल सकता है, यह प्राविधान है। ठीक है ना? अब दूसरे सदन को गया और यदि यहां भी प्रस्ताव पारित हो गया, प्रस्ताव यहां भी पारित हो गया, कैसे? यहां भी 2/3 बहुमत से, दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया तो महाभियोग का प्रस्ताव उसी समय पारित मान लिया जाएगा और राष्ट्रपति का पद उसी समय रिक्त हो जाएगा जैसे प्रस्ताव पारित हो जाता है। आया समझ में? तो ये महाभियोग की प्रक्रिया है जिसका वर्णन अनुच्छेद संख्या 61 में किया गया है। कैसे किसी भी सदन में लाया जा सकता है? 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो, 14 दिन के पूर्व सूचना होनी चाहिए, पहले सदन में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, फिर दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए और जब दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो महाभियोग प्रस्ताव पारित मान लिया जाता है और राष्ट्रपति का पद उसी समय रिक्त मान लिया जाता है। ठीक है ना? तो ये महाभियोग का, इसमें एक अनुच्छेद और है, थोड़ा सा उस पर चर्चा कर ले। अनुच्छेद 71 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद है, कोई विवाद है तो इस विवाद का जो विनिश्चयन होगा वो कहां होगा? विनिश्चयन कहां होगा? वो सर्वोच्च न्यायालय में होगा। कहां होगा? सर्वोच्च न्यायालय में होगा। बहुत सारे विवाद आ जाते हैं तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा और जो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय करेगा वो उसका निर्णय अंतिम निर्णय होगा, फिर उसमें कोई इफ बट यस नो नहीं हो सकता है। ठीक है ना? तो ये आपका अनुच्छेद 71 हो गया। तो अब अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 71 तक बारी बारी से हमने चर्चा किया। निर्वाचक मंडल क्या होगा, निर्वाचन की रीत क्या होगी, योग्यता क्या होगी, शपथ क्या होगा, वेतन भत्ता क्या होगा, कार्यकाल क्या होगा, महाभियोग क्या होगा, एक एक करके इस पर चर्चा किया गया। ठीक है ना? उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये राष्ट्रपति का एक सेक्शन अभी निर्वाचन से संबंधित बातें हुई। अब राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं, जिसमें बहुत सारी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, न्यायपालिका शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्तियां हैं, क्षमा याचना संबंधी शक्तियां हैं, सैनिक शक्तियां हैं, परामर्श संबंधी शक्तियां हैं, पुनरावलोकन की शक्तियां हैं। तो इस पर अब नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।